हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जो जीओसी में पढ़ा है, अभी तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सबका ये क्या है, रिवीजन वीडियो। इसमें आपका सब रिवाइज हो जाएगा जो अभी तक पिछला पढ़ा है, और कैसे आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने ताकि आपको जब रिवीजन करना पड़े तब आप उसको कैसे फटाफट रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो ये आप एक तरह के शॉर्ट नोट्स भी हो जाएंगे और रिवीजन भी आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखना होता है, क्या इंपोर्टेंट चीजें लिखनी होती है, क्या कीवर्ड्स लिखने होते हैं, ताकि आप उनको देख के रिवाइज कर सके कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको बेसिक ध्यान रखना है कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से करा था स्टार्टिंग। तो उसमें इतना जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आप इतना पढ़ते रहोगे साथ साथ में तो आपको पता लग जाएगी कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, बाद में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। ठीक है, दो तरह के पढ़े थे, परमानेंट और टेम्परेरी। जब आप पढ़ो आप देख रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है दो तरह के, परमानेंट और टेम्परेरी, तो आपके दिमाग में चला जाए कि परमानेंट में क्या होता था और टेम्परेरी में क्या होता था। कि परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते थे वो इन द अब्सेंस ऑफ रिएजेंट होते थे, जबकि टेम्परेरी होते थे वो इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट होते थे। आप रिएजेंट लाओगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होंगे, जैसे ही रिएजेंट रिमूव करोगे तो आपका वापस इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट के क्या एग्जांपल थे, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोकॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। और टेम्परेरी में क्या था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या था कि रिएजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है, रिएजेंट होगा तब भी वहां पे इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो प्लस ही और माइनस ही पड़ा था। ठीक है, उसमें वो भी देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो केस देखे थे। अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा। अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो हम क्या देखेंगे कि उनका एनवायरमेंट कैसा है, सराउंडिंग में कैसा है। सराउंडिंग में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उसका उसकी तरह इफेक्ट पड़ेगा और वो आगे शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन। विड्रॉइंग है तो विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के जो एग्जांपल है वो थोड़े बहुत दिमाग में लाने में ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट पड़ा। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या था आपका, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट करता था। इंडक्टिव इफेक्ट अराइज क्यों हुआ आपका, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है, उस वजह से क्या होगा, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप है आपका एटम उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, वो इंडक्टिव इफेक्ट था। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। ठीक है, दूसरा क्या था कि इंडक्टिव इफेक्ट आपकी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस बढ़ेगी सोर्स से तो इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और रेस्पेक्टिव नेचर जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किस वजह से अराइज होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है, इस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट अराइज हो रहा है। और दूसरा पॉइंट इंपोर्टेंट क्या है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जो आपका सोर्स है अगर उससे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ क्या होगा, आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर डिस्प्लेस होंगे, पार्शली डिस्प्लेसमेंट होगा, उधर थोड़े उसकी तरफ मूव कर जाएंगे थोड़े। ठीक है, और तीसरा क्या था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो रेस्पेक्टिव इन नेचर है। कोई ग्रुप एक सिंगल ग्रुप है, आप उसको नहीं बोल सकते कि इसका प्लस है या माइनस है। अगर जैसे हमने एग्जांपल करा था बेंजीन के ऊपर अगर आप एक CH3 लगा देंगे, बेंजीन का क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज है सारे का, और CH3 लगा हुआ है जो वो क्या आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, तो बेंजीन इनका क्या लग जाएगा आपका माइनस आई इफेक्ट, जबकि CH3 का क्या लग जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या होता है, रेस्पेक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगी, अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो sp हाइब्रिडाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर sp2 और फिर sp3। और रिंग की बात करेंगे तो स्मॉलर रिंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लार्जर रिंग। 3 मेंबर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, फिर 4 मेंबर, फिर 5 मेंबर होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर। तो प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर आपको ध्यान में रखने हैं। इनका ध्यान में क्या रखना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसके अंदर Ct3 और CH3 का, ये वाली चीजें ध्यान में रखनी है आपको। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर Ct3 का ज्यादा होता है, प्लस आई, फिर CD3 का, फिर CH3 का। इसी तरह माइनस आई में बात करेंगे तो माइनस आई में ध्यान क्या रखने वाली चीज है, ये Nr3 पॉजिटिव का माइनस आई ज्यादा होता है किससे, NH3 पॉजिटिव से। अब क्यों होता है वो आपको रिकॉल करना है, इसे वर्बली बोलना है कि माइनस Nr3 पॉजिटिव में क्या होता है कि नाइट्रोजन और जो कार्बन जो R चेन लगी हुई है उनका क्या है, साइज का डिफरेंस कम है, तो उनमें क्या होगा, आपस में रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होने से क्या होगा, उनका बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने से परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, उसका माइनस आई बढ़ जाएगा। परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो आपका माइनस आई इंक्रीज हो जाएगा। जबकि यही केस अगर हम PR3 के केस में देखेंगे तो क्या था कि PR3 पॉजिटिव और PH3 पॉजिटिव, ये था कि PR3 पॉजिटिव और PH3 पॉजिटिव में
पीएच3 पॉजिटिव का माइनस साइज ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, फॉस्फोरस आ गया, तो फॉस्फोरस की साइज इंक्रीज हो गई, तो जो फॉस्फोरस और कार्बन चेन की जो बॉन्ड लेंथ थी वो इंक्रीज हो जाएगी, तो वहां पे इतना स्टेरिक रिपल्सन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए से पीएच3 का माइनस साइज ज्यादा हो जाता है, किससे? पीआर3 पॉजिटिव से। इसी तरह दो चीजें पड़ी थी, OR2 पॉजिटिव और OH2 पॉजिटिव। तो इसमें OR2 पॉजिटिव का माइनस साइज ज्यादा था कंपेयर टू OH2 पॉजिटिव से। उसका भी रीजन यही था जो NR3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव में था। तो माइनस आई का आपको दिमाग में रखना है, और माइनस आई के अंदर ये दो चीजें कि जो OR और OH ग्रुप है इन दोनों का क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है। OR और OH का क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखे थे, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन में भी पहला क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो आपको कार्बोकेटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी थी। ठीक है, आपको देखना है कि उनसे लगे हुए जो ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट है कि माइनस आई इफेक्ट है। दूसरा क्या था, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड था आपके RX, ठीक है, तो एक 3 डिग्री था, एक 2 डिग्री था और एक 1 डिग्री था। जब एल्किल हैलाइड का आप उसकी रिएक्शन हेलोजन कैरियर से कराओगे, AgNO3 से, ठीक है, इनसे कराओगे, तो वो हेलोजन रिमूव करेगा वहां से। जब आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा और 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, जो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो आपका जो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। इंटरमीडिएट आपको जितना ज्यादा स्टेबल होता है आगे प्रोडक्ट बनने के चांस भी उतने ज्यादा होते हैं और आपकी रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आया था एल्किल हैलाइड में, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा था वो क्या बन रहा था, एक कार्बोकेटायन बन रहा था। ठीक है, ये जस्ट रिकॉल करने के लिए होता है कि आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि भाई क्या था, तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो चीजें। तो आपने क्या करा था, RX की रिएक्शन किससे कराई थी, AgNO3 से कराई थी। AgNO3 क्या था, आपका हेलोजन कैरियर था, यहाँ से हेलोजन को लेके जाएगा, यहाँ पे फिर कार्बोकेटायन बन जाएगा। जो 3 डिग्री होगा उसमें मोर रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन आपका मोर स्टेबल होता है। उसके बाद क्या था, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, तो उस पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे ओनली न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। अब आप इसकी मैकेनिज्म खुद ट्राई करें या फिर वोकेबुलरी बोल सकते हो कि फर्स्ट इनिशियल स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, वही आपका स्लो और आरडी स्टेप होता है। तो स्लो और आरडी स्टेप के ऊपर ही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी पर और कार्बोनिल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाओगे तो भी रेट इंक्रीज होगी, या कार्बोनिल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फॉर्मेलियाड, ये एल्डिहाइड और कीटोन, तो जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का ऐड पहले होगा, एडिशन पहले होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगी। अगला क्या पता था, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। जो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव होते हैं वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होते हैं, उस पे के ऊपर भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। बट यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, SN2AE, पहले एडिशन होता है फिर एलिमिनेशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो आपको ओवरली बोलना है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो कार्ब जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला है, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, ठीक है, वो आपका स्लो और आरडी स्टेप होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी उसी पे डिपेंड करेगी। वो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, जो सेकंड स्टेप होगा वो फास्ट होगा, उसमें क्या होगा, जो आपका जेड ग्रुप है, जो एसिड हैलाइड में क्लोरीन है, एनहाइड्रेट के अंदर ये C डबल बॉन्ड O है, OR और NH2, सेकंड स्टेप में क्या होगा, वो जेड ग्रुप बाहर निकल जाएगा और आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट करके किसी की जगह लगाया, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सेकंड स्टेप में क्या हो गया, एलिमिनेशन हुआ, तो इसलिए क्या बोले थे, एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, जब न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट अटैक हुआ तो ट्रांजिशन स्टेट क्या बनी थी, sp3 हाइब्रिडाइज बन रही थी, तो वापस एलिमिनेशन होगा तो वापस sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो आपको इसे वर्बली बोलना है। तो यहाँ पे भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव उनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर और न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी पर। तो अगर आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन हो जाएगा, एसिड हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर और फिर एमाइड। ठीक है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव थे, सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव की वही सेम रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, SN2A रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, ये सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव था। यहाँ पे अगर आप R ग्रुप चेंज करते जाओगे, जेड ग्रुप यहाँ पे क्या क्लोरीन, ब्रोमीन या OR ग्रुप हो सकता है, R ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे टोसाइल हो सकता है, रोसाइल हो सकता है, मिसाइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, ट्रिफ्लेट हो सकता है, CF3। ये अलग अलग डेरिवेटिव रिएक्शन पढ़ी थी हमने कि जब आप क्या कराओगे यहाँ पे, फिर इनकी रिएक्शन किससे करा रहे हो, न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल क्या लिया था, एल्कोहल लिया था या अमीन लिया था,
pyridine की प्रेजेंस के ऊपर। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी, SN2A मैकेनिज्म हो रही थी, जिससे हम क्या करा रहे थे, टोसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, ट्रिफ्लेशन। ये तो ये आपको ये वर्ड देख के आपको दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ भाई टोसाइल ग्रुप है तो टोसाइलेशन कैसे होगा, ब्रोसाइलेशन क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। ठीक है, इसी तरह रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल था नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल में क्या था, OH बॉन्ड की रिएक्टिविटी और CO बॉन्ड की रिएक्टिविटी। कैसे निकाल लेते, बॉन्ड की पोलरिटी देख के कि जो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों को कंपेयर करा था कि 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर जो OH बॉन्ड होता है वो ज्यादा पोलर होता है कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। जबकि CO बॉन्ड की बात करेंगे तो CO बॉन्ड आपका 3 डिग्री में ज्यादा पोलर होता है। जो बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा वो उतने ज्यादा अनस्टेबल होगा, वो उतने ज्यादा रिएक्टिव होगा और इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से आपने जो OH बॉन्ड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर किया था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, जबकि CO बॉन्ड में रिएक्टिविटी का ऑर्डर किया था 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, जस्ट रिवर्स। फिर क्या था, OH बॉन्ड की रिएक्शन थी, एसिडिक नेचर देखा था हमने। एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल का होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। इसी तरह एसिडिफिकेशन था, एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करा रहे थे तो एस्टर बन रहा था। फिर एसाइलेशन, टोसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, ट्रिफ्लेशन और मिसाइलेशन, ये सब इसकी क्या है, OH बॉन्ड की क्लीवेज। इन सब रिएक्शन के अंदर अल्कोहल का जो OH बॉन्ड होता है वो ब्रेक होगा। ठीक है, और CO बॉन्ड की क्लीवेज की रिएक्शन पड़ी थी एल्किल हैलाइड के साथ में। ठीक है, एल्किल हैलाइड आपका क्या होता है, सॉरी, जो CO बॉन्ड की रिएक्शन किससे करे, हेलोजन हाइड्राइड से। तो जो ये क्या एसिड की तरह बिहेव करता है और अल्कोहल के ऑक्सीजन के ऊपर OH के ऊपर एसिडिफिकेशन मतलब प्रोटोनेशन हो जाएगा तो OH2 पॉजिटिव बन के बाहर निकल जाएगा, आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, वहां पे फिर आपके क्या लग जाएगा, वो हेलोजन न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा तो RX बन जाएगा। तो अल्कोहल में CO बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन कराता है HX की तो आपका एल्किल हैलाइड बनता है। इसी तरह PCl5, PCl3 और SOCl2 ये क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में चेंज कर रहे थे। जहां पे आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था उसको तोड़ के वहां पे कार्बन हेलोजन बॉन्ड बना रहे थे। ठीक है, PCl5 के अंदर आपका यहाँ पे जो सब प्रोडक्ट निकलता है वो अलग निकलता है। ठीक है, वो ध्यान में रखने थे। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो PCl5, PCl3 और SOCl2 क्या कर रहे हैं, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं इसको। अगला क्या जाएगा, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड अगर एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो वो अपना H+ रिमूव करके क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस क्या बना है आपका, Z नेगेटिव। कॉन्जुगेट बेस क्या है आपका, एनायन है। तो एनायन को कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी तो आपका एसिडिक नेचर भी उतना ज्यादा होगा। तो कॉन्जुगेट बेस आपका क्या एक एनायन है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी, जब उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो जाएगा, -R, -H, -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप +I, +H, +R। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, H+ की कंसेंट्रेशन के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, pH की, क्योंकि pH क्या होती है, -log-H+। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। K क्या होता है आपका एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो जितना ज्यादा होगा एसिडिक बिहेवियर उतना ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K है। K क्या होता है आपका बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जबकि Pk क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका नोट में था कि आपको ये एसिडिक जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर ध्यान रखना है कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा होता है, फिर बेंजोइक एसिड, फिर RCOH, फिर फिनॉल, फिर मेथनॉल, वाटर, ये वाला। इसी तरह बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड में देखा था, कोई भी कंपाउंड अगर बेसिक नेचर शो कर रहा है यानी कि वो H+ एक्सेप्ट करेगा तो जिसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनेगा। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आपका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी तो आपका बेसिक नेचर भी उतना ज्यादा होगा। कॉन्जुगेट एसिड आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, एक कैटायन है, उसको कौन स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी कि +R, +H, +I। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I, -H और -R। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू POH, Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो यहाँ जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा एसिडिक नेचर का। फिर अगला क्या था, बेसिक नेचर ऑफ एमीन। एमीन के अंदर बेसिक नेचर कौन सा हो रहा था, नाइट्रोजन के ऊपर लगे हुए लोन पे जितने इजीली अवेलेबल रहेंगे उस एमीन की बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। और लोन पे की अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड करी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, और फिर क्या बताते हैं कि एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं, मोर बेसिक होते हैं कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन। क्योंकि एरोमेटिक एमीन में जो लोन पेयर होते हैं वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व रहते हैं तो वो लेस अवेलेबल रहते हैं। फिर एलिफेटिक एमीन के अंदर हमने बेसिक नेचर के लिए 3 फैक्टर देखे थे। पहले क्या था कि इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, तो 3 डिग्री वाला मोर बेसिक होगा देन 2 डिग्री और 1 डिग्री। फिर स्टेरिक फैक्टर देखा था, उसमें उल्टा था कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल जो लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, इसलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री था।
फिर थर्ड फैक्टर क्या था, हाइड्रेशन एनर्जी था। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, जिसके ऊपर जिस एमीन के पास जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। जैसे 1 डिग्री एमीन में क्या था, RNH2, फिर RNH हुआ, फिर R3N हुआ। तो जिसके पास हाइड्रेशन मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी वाटर मॉलिक्यूल से, उसमें हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा निकलेगी उतनी ज्यादा मोर बेसिक होगा। तो क्या ऑर्डर आया था, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और इन तीनों फैक्टर को कंबाइन करके हमने एक ऑर्डर निकाला था जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में था। 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री था। जबकि गैसेस स्टेट की बात करते हैं, अगर आपको गैसेस स्टेट दे रखी है तो आपका ऑर्डर क्या आएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है तो आपको पोलर प्रोटिक मान के उसका बेसिक नेचर निकालना है। अगर वो गैसेस बात करेगा तो गैसेस का अगर वो बोलेगा कि गैसेस स्टेट के अंदर इन फॉलोइंग एमीन्स की बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ, तो क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखा था कि सारे फैक्टर अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस डोमिनेट ओवर नंबर और नंबर डोमिनेट ओवर पावर। और एसिडिक नेचर देखना है किसी कंपाउंड का तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी वो ऑलवेज मोर एसिडिक होगी देन न्यूट्रल और देन नेगेटिव स्पीसीज। अगर आपको कॉन्जुगेट, आपको बेसिसिटी देखनी है तो बेसिक नेचर ज्यादा किसका होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो इजिली एक्सेप्ट करेगा। अगर आपको बेसिसिटी देखनी है तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज मोर बेसिक होगी, फिर न्यूट्रल और फिर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। तो ये क्या था, आपका इंडक्टिव इफेक्ट का हो गया। नेक्स्ट है हाइपरकॉन्जुगेशन। तो हाइपरकॉन्जुगेशन क्या था आपका, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते थे उसे, ठीक है। बैकर-नाथन इफेक्ट है। हाइपरकॉन्जुगेशन में क्या हो रहा था, एक तरह का रेजोनेंस ही हो रहा था बट जिसमें ओवरलैपिंग हो रही थी। वो कौन से हो रही थी, सिग्मा जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो ओवरलैप हो रहे थे किसके साथ में, वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ में या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग के साथ में। ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही थी, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो ब्रेक होकर किसमें जा रहे थे, पी ऑर्बिटल में, या फिर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग में जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। किस किस के अंदर हाइपरकॉन्जुगेशन हो रहा था आपका, एक CH3 CH2 पॉजिटिव था। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन से नेक्स्ट अगला वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, उस पर लगे हुए कार्बन क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पे फ्री रेडिकल वाले में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, एल्कीन के अंदर ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ CH बॉन्ड से पाई एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो CH बॉन्ड से पाई एंटी बॉन्डिंग में। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहे थे, हेलोजन के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है, पाई बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। तो हाइपरकॉन्जुगेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज होगी। आपको पॉजिटिव चार्ज उतने ज्यादा डीलोकलाइज हो गया उतनी ज्यादा हाइड्रोजन पे जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा तो आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, चाहे कार्बोकेटायन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे एल्कीन हो, ठीक है। उसके अंदर प्लस H का ऑर्डर पड़ा था। जो हाइपरकॉन्जुगेशन क्या था, इंडक्टिव से डोमिनेट हो रहा था। हाइपरकॉन्जुगेशन में CH3 का मोर रिलीजिंग इफेक्ट होगा देन CD3 देन CT3, और माइनस H में क्या आएगा, CI3 का ज्यादा होगा, फिर CBr3 का, CCl3 का और CF3 का, ठीक है। फिर हाइपरकॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन पार्ट है। तो पहला एप्लीकेशन क्या था, वहां पे आप स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट निकाल सकते हो। हाइपरकॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, आपके कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में क्या था, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन आपकी मोर स्टेबल होगी देन नॉन कॉन्जुगेटेड। फिर कॉन्जुगेटेड के अंदर भी अगर आप एक से ज्यादा है तो वहां पे आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन में पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम आएंगे तब आपको किस पे जाना है, अनसिमेट्रिकल मोर स्टेबल होगी देन सिमेट्रिकल से, और फिर सिमेट्रिकल में भी ट्रांस मोर स्टेबल होगी सिस से, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। फिर क्या था, हीट ऑफ कंबशन, पहले डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आएगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो हीट ऑफ कंबशन भी बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तब आपको किस पे आना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे। फिर आपकी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से आप हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेट कर सकते हो। अगला क्या पढ़ा था कि एल्कीन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो ये तो आपको पता है, ये बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी और दिस। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड लेंथ के। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है। फिर अगला पार्ट क्या था, रेजोनेंस का था। कि रेजोनेंस के अंदर क्या हो रहा था कि रेजोनेंस इंक्रीज होगा। रेजोनेंस इंक्रीज होने से क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर रेजोनेंस में
पढ़ा था कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, जिनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, वो सब क्या होती है, इमेजिनरी होती है। जबकि जो रेजोनेंस हैबिट होता है वो आपका क्या होता है, रियल होता है। रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होते हैं, रेजोनेंस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, न कि एटम। रेजोनेंस में एटम अपनी जगह रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। फिर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी क्या थी कि रेजोनेंस किसके साथ हो सकता है, रेजोनेंस विद पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस विद नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस विद फ्री रेडिकल, ठीक है, रेजोनेंस विद लोन पेयर, डबल बॉन्ड इन रेजोनेंस विद द लोन पेयर, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद, या डीलोकलाइज हो रहा है लोन पेयर के साथ में, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपने यही तो पढ़ा था कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इधर जाएंगे तो यहाँ ऐसे रेजोनेंस चलेगा। अब यहाँ पे आप सी डबल बॉन्ड ओ भी ले सकते हो, जिस एस्टर, एनाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन सब में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, एमाइड, एसिड, हैलाइड, वो सब क्या होगा, सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। तो वहां पे क्या आ गया, कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, ये तो आपका क्या था, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन था। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ क्या थी, रेजोनेंस थी। फिर रेजोनेंस में हमने पढ़ा था कि रूल डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उनमें से भी मोर स्टेबल कौन सी होगी, उसके लिए रूल था कि जो अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो मोर स्टेबल होगी कंपेयर टू चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। बट एक्सेप्शन क्या था कि अनचार्ज, जैसे कि ये दो एग्जांपल है, इसके अंदर क्या हो रहा है, दोनों में एरोमेटिसिटी आ रही है, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करने पे दोनों में अगर एरोमेटिसिटी आ रही है तो ये अनचार्ज है जबकि ये चार्ज है। बट यहाँ पे क्या होगा, चार्ज वाली मोर स्टेबल है कंपेयर टू अनचार्ज से, क्यों, क्योंकि ड्यू टू एरोमेटिसिटी, दोनों में क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। फिर क्या लिखेंगे, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसके अंदर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड लिखेंगे, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बढ़ेंगे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ कोवलेंट सेम आ रहे हैं उसके बाद जाएंगे ऑक्टेट के ऊपर, ऑक्टेट देखेंगे हर एक एटम का कि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। तो अगर ऑक्टेट भी सेम आता है तो किस पे जाना है, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में चार्ज का सेपरेशन है वो लो होना चाहिए। लाइक चार्जेस फार अपार्ट, यानी कि जो सेम चार्ज है आपके, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, वो आपके क्या होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए, तो वो आपका मोर स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर एंड में क्या देखना है आपको कि अगर आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप करके इसकी स्टेबिलिटी निकालनी होती है। जो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वही आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस के अंदर टाइप ऑफ रेजोनेंस था कि प्लस आर और माइनस आर। तो प्लस आर कौन कौन से है और माइनस आर कौन कौन से। यहाँ पे आपको ध्यान रखने के NH2 का प्लस आर ज्यादा होता है, यानी कि वो कंपेयर टू OH ये ऐसे ये चीजें ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। इसी तरह माइनस आर वाले ग्रुप कौन कौन से हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी आपके माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। वैकेंट पी ऑर्बिटल अगर बोरोन फैमिली से है तो वो ग्रुप जो प्लस आर और माइनस आर दोनों शो करते हैं, NO, SO2H, बेंजीन है आपकी, एल्कीन है, दोनों आपके प्लस आर और माइनस आर दोनों इफेक्ट शो करते हैं। इसी तरह वो ग्रुप जो कि न तो प्लस आर शो करते हैं नहीं माइनस आर, वो कौन से हो जाएंगे, NMe3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, OR2 पॉजिटिव, इनका कौन सा इफेक्ट लगता है, ओनली माइनस आई इफेक्ट लगता है, ठीक है। फिर सम की पॉइंट में देखा था हमने कि रेजोनेंस होता है वो ओनली ऑर्थो और पैरा पे वर्क करता है, मेटा पे कभी रेजोनेंस काम नहीं करता। और हाइपोकॉन्जुगेशन भी जस्ट लाइक क्या है, रेजोनेंस की तरह। जबकि इंडक्टिव क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इप्सो पे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, फिर ऑर्थो, फिर मेटा और फिर पैरा। फिर एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस था, तो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में पहला क्या था, बॉन्ड ऑर्डर निकालना। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड काउंट करना है 2 एटम्स। वो 2 एटम जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है या अरेंजमेंट हो रहा है, उन 2 एटम के बीच में आपको कोवलेंट बॉन्ड काउंट करना है अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है उससे डिवाइड कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। फिर क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट निकालने के लिए फ्री रेडिकल की, कार्बोकेटाइन की और कार्बन आयन की, उनकी स्टेबिलिटी कैलकुलेट करी थी। उसके अंदर भी केस देखे थे अलग अलग। इन सब में क्या था कि आपको पहचानना था कि जो स्ट्रक्चर दे रखी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें एलेलिक प्लस एलेलिक है, डबल एलेलिक है, सिंगल एलेलिक है, या ओनली हाइड्रोकॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है, या बेंजालिक प्लस एलेलिक है। इस तरह से आपको स्टेबिलिटी देखनी थी, ठीक है। और बेंजीन रिंग के ऊपर जो आपका बेंजालिक कार्बोकेटायन है और रिंग के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उस ग्रुप का आपको देखना है कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस है, हाइड्रोकॉन्जुगेशन है या इंडक्टिव इफेक्ट है। फिर क्या था कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन आपका मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू बेंजालिक कार्बोकेटायन।
ये इंपोर्टेंट पॉइंट क्या था कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन होगा वो बेंजीन कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होगा। तो नेक्स्ट है जो हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेन की बात करी थी। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो आप उसको ग्रुप का नेचर देखना है कि प्लस आर इफेक्ट है कि जो रेजोनेंस है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और कार्बोनेन की स्टेबिलिटी में जो टाइप थे ये टाइप था और ये टाइप था। अगर रिंग के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और ग्रुप लगा हुआ है तो उस ग्रुप का क्या लगेगा, या तो प्लस आई लगेगा या माइनस आई लगेगा। कब? जब रिंग के ऊपर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो इफेक्ट लगेगा, क्योंकि ये चार्ज तो आपका डिलोकलाइज हो नहीं रहा, रिंग के साथ प्लेन में ही, तो इसलिए इस वजह से इस ग्रुप का या तो प्लस आई लगेगा या माइनस आई इफेक्ट लगेगा। फिर साइट ऑफ प्रोटोनेशन था कि एमाइड के अंदर साइट ऑफ प्रोटोनेशन क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ जब प्रोटोनेशन करा रहे ऑक्सीजन के ऊपर तो वहां पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनती है, ज्यादा बन रही है। अगर आप NH2 प्रोटोनेशन कराओगे तो वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रही है। तो साइट ऑफ प्रोटोनेशन चेक करने का तरीका क्या है, आप जिसके ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, दोनों तरफ प्रोटोनेशन के चांस है। बट प्रोटोनेशन होने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल कहां पर है, जहां पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग ज्यादा होगी वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज, आपका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा, वहीं पे प्रोटोनेशन होगा। इसी तरह यूरिया में था, तो यूरिया और एमाइड के अंदर में से मोर बेसिक कौन होता है, यूरिया आपका मोर बेसिक होगा। ठीक है। फिर एमीन्स में था कि जो एमीन्स होते हैं वो एमाइड से मोर बेसिक होते हैं। एमीन्स के अंदर एलिफेटिक एमीन्स और एरोमेटिक एमीन्स दोनों ही आपके क्या होंगे, एमाइड से मोर बेसिक होते हैं। क्यों? क्योंकि एमीन्स के अंदर बेसिसिटी क्या किससे शो होती है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से, जबकि एमाइड में बेसिसिटी कौन शो कर रहा है, ऑक्सीजन के लोन पेयर। ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ा था कि एनिलीन और पायरोल के अंदर से मोर बेसिक कौन है, एनिलीन आपका मोर बेसिक है कंपेयर टू पायरोल, क्योंकि पायरोल के अंदर जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर वो किस में इन्वॉल्व है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है कंपेयर टू एनिलीन। इस वजह से एनिलीन आपका क्या है, मोर बेसिक है कंपेयर टू पायरोल। और पिरिडीन होगा वो इन दोनों से मोर बेसिक होगा, क्योंकि पिरिडीन पे जो लगे हुए जो लोन पेयर है वो लोकलाइज लोन पेयर है, ये यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं हो रहे। इस वजह से जो पिरिडीन के लोन पेयर है वो यहाँ पे लोकलाइज है, इजिली अवेलेबल है कंपेयर टू एनिलीन और पायरोल। ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा था, ऑर्थो इफेक्ट में क्या था कि जो आपका बेंजोइक एसिड और एनिलीन है, एमीन जो एरोमेटिक एमीन्स की डेरिवेटिव उसमें देखने को मिलता है ऑर्थो इफेक्ट। तो बेंजोइक एसिड के अंदर जो ऑर्थो बेंजोइक एसिड होगा वो आपका मोर एसिडिक होगा। ठीक है। जो ऑर्थो बेंजोइक एसिड होगा वो मोर एसिडिक होगा, उसको उसके ऊपर लगे हुए ग्रुप का चाहे कोई भी नेचर हो उससे वो इंडिपेंडेंट होगा। इस ग्रुप पे, इस बेंजोइक एसिड पे ग्रुप का चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो, ऑर्थो बेंजोइक एसिड हमेशा मोर एसिडिक होगा। उसके बाद मेटा, पैरा और ऑर्थो को आपको देखना है कैसे निकालना है। ठीक है। इसी तरह जो एरोमेटिक एमीन की डेरिवेटिव उसमें में जो ऑर्थो डेरिवेटिव होगा एमीन का वो आपका हमेशा क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा और इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप लगा हुआ उसके नेचर से इंडिपेंडेंट होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो। उसके बाद क्या आता है, सर इफेक्ट। सर इफेक्ट में क्या होता है, 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगी, उसमें 3 ग्रुप लगे हुए हैं, जी ग्रुप और जी डैश ग्रुप। ठीक है। जो जी डैश ग्रुप होता है वो इन तीनों ग्रुप में स्टेरिक रिपल्सन की वजह से क्या होगा, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। उस पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए जो मिडिल ग्रुप है, जो जी डैश ग्रुप है, वो क्या करेगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, जिस वजह से इस ग्रुप का, इस रिंग के साथ में, जी डैश ग्रुप का रिंग के साथ में जो रेजोनेंस फिनोमिना होता है वो लूज हो जाता है, डेस्ट्रॉय हो जाता है। इस वजह से जी डैश ग्रुप आपका आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा और उसका रेजोनेंस हो रहा था इस रिंग के साथ में वो खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना क्या, इसमें जी डैश ग्रुप कौन कौन से होते हैं आपको पहले देखना पड़ेगा कि सर इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि जी डैश ग्रुप अगर इनमें से कोई है और जी ग्रुप, ऑल जी डैश ग्रुप और एल्काइल ब्रोमीन है, तभी आपका ये सर इफेक्ट शो करेगा। अगर जी डैश ग्रुप ये नहीं है या फिर जी ग्रुप इनमें से कोई नहीं है तो आपका सर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद क्या बढ़ा था, एरोमेटिक। कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, साइक्लिक प्लेनर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। फिर एंटी एरोमेटिक में क्या था, कि साइक्लिक होने चाहिए, ये भी प्लेनर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। 4 की टेबल चलेगी एंटी एरोमेटिक के अंदर। फिर नॉन एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, इन चारों कंडीशन में से अगर कोई भी एक फॉलो नहीं होगी तो नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। असाइक्लिक हो या नॉन प्लेनर हो और इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो या डीलोकलाइजेशन ही नहीं हो तो किस में आ जाएगा, आपका नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा।
फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड द एआरएसी, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरोमेटिसिटी के। अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड दे रखे 3-4, उनकी रिएक्टिविटी पूछी टुवर्ड द एआरएसी, तो आप कैसे निकालोगे उसकी एरोमेटिसिटी देखकर। एरोमेटिसिटी कैसे देखेंगे, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग अगर रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी एरोमेटिसिटी इंक्रीज होगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा और वो कम अवेलेबल रहेंगे इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ठीक है, जो फ्रॉड सर्कल पढ़ा था उसके अंदर क्या था कि इस रिंग के अंदर आपको अपना एरोमेटिक कंपाउंड लगाना है और कॉर्नर से कॉर्नर टच होने चाहिए रिंग से। तो ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और नीचे वाले बॉन्डिंग होगा इस डैश डैश लाइन से। ठीक है, जो एंटी बॉन्डिंग कंपाउंड होंगे उसमें क्या होगा, सॉरी जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होंगे, एटलीस्ट 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस तरह से वो बायोरेडिकल की तरह बिहेव करेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होंगे, तो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करेंगे। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होंगे, जितने भी आप इलेक्ट्रॉन भरोगे वो सब क्या हो जाएंगे, पेयर्ड होंगे, जिससे वो डायमैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फिर एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत एग्जांपल करे थे, पर ध्यान रखने वाला एग्जांपल क्या है, अगर 3 जो ट्राइसाइक्लिक रिंग के अंदर जो आपकी ये क्या 3 रिंग है, 3 रिंग के बीच में अगर कोई हेटेरो एटम लगा हुआ है, 3 रिंग के बीच में अगर कोई हेटेरो एटम लगा हुआ है, उसके ऊपर जो लोन पेयर होंगे वो आपके कौन से लोन पेयर होंगे, नॉन अक्कल लोन पेयर। इसको क्या बोला था, नॉन अक्कल लोन पेयर। और इस वाले बॉन्ड को क्या बोला था, नॉन अक्कल पाई बॉन्ड। अगर टेट्रासाइक्लिक रिंग के अंदर ये बीच वाले कार्बन अगर आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये आपका क्या होगा, नॉन अक्कल पाई बॉन्ड होगा। तो इसको आपको काउंट नहीं करना है, जितने टोटल डबल बॉन्ड है उसमें से एक कम काउंट करना है, इसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, पहचानना कैसे नॉन अक्कल पाई बॉन्ड को, कि जो सेंटर वाले कार्बन है दोनों आपके, उनमें से अगर एक भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी कि उसके अंदर आपका एक नॉन अक्कल पाई बॉन्ड है, तो आपको एक कम काउंट करना है। और 3 मेंबर रिंग के अंदर या 3 ये जो ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड है, इसके अंदर अगर हेटेरो एटम है और उसके ऊपर लोन पेयर है, तो वो भी आपका नॉन अक्कल लोन पेयर होगा, उसको काउंट नहीं करना है। फिर पढ़ा था कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, अपने डीलोकलाइजेशन को, पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को डिक्रीज करने की टेंडेंसी होती है, और उसके लिए वो क्या करेगा, नॉन प्लेनिटी की तरफ मूव करता है। ठीक है, जो छोटी रिंग होती है वो नॉन प्लेनिटी की तरफ हार्डली मूव करती है, जबकि जो लार्जर रिंग होगी वो नॉन प्लेनिटी की तरफ इजीली मूव करेगी। इस वजह से क्या होता है, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें एंटी एरोमेटिक जो कैरेक्टर होगा वो छोटी रिंग में ज्यादा होगा, बट स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बड़ी रिंग की। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड की क्या टेंडेंसी होती है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, इसके लिए वो क्या करते हैं, प्लेनिटी की तरफ मूव करेंगे। तो छोटी रिंग होगी वो इजीली मूव करेगी प्लेनिटी की तरफ, जबकि लार्जर रिंग होगी वो प्लेनिटी की तरफ हार्डली मूव करेगी। इस वजह से छोटी रिंग होगी उसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी कंपेयर टू लार्जर रिंग। फिर क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा था, जो उसमें क्या था, क्वाजी एरोमेटिक आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। जब आपने रिएक्शन करा इसके साथ में तो प्रोटोनेशन हुआ ऑक्सीजन पे, रिंग में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई। इसी को क्या बोल रहे हैं, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। आगे ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये बस इसको पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए इसके साथ ही रहेगा, ब्रोमाइड आयन। इस तरह के कंपाउंड क्या बोलते हैं, क्वाजी एरोमेटिक। ठीक है, फिर क्या था, होमो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा कि आपका जो कंपाउंड उसके अंदर एक या एक से ज्यादा sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक कार्बन एटम होगा। ठीक है, उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या होगा, जो आपका कॉन्जुगेटेड रिंग है उसके अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन वर्टिकली चला जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका जो कॉन्जुगेशन है वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का एग्जांपल हमने करा अभी। होमोट्रोपालियम आयन के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आपका क्या चला गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। फिर नॉन एरोमेटिक के अंदर भी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, और इंडक्टिव में क्या जाएगा, डीएनपी। तो आपको टोटल स्टेबिलिटी निकालनी है, तो पहले देखना है कि उसमें एरोमेटिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक ध्यान रखना है, फिर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, नॉन एरोमेटिक में, फिर डीएनपी। तो इस तरह से आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने, अपने हिसाब से बनाने हैं कि क्या क्या जो डाटा है आपको उसमें रखना है, कौन सा काम का है, जिसको आप भूलते हो उसको आपको डाटा अपने शॉर्ट नोट्स में रखना है, ताकि आपको देखते वो चीजें याद में आ जाए। इस तरह से डाटा रखना है कि एक एक वर्ड कीवर्ड रखने, ताकि जब आप रिवाइज करो तो उसको आपको देखते याद आ जाए कि हाँ भाई इस टॉपिक में ये चीजें थी और ऐसे था। ठीक है, तो लगभग जीओसी का ये कंप्लीट रिवीजन है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे आपको वर्बली बोलना है और क्या कैसे याद रखना है।
इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सवाल आए हुए हैं। थैंक यू।